इंसान के साथ मरती है। ये चुट्टो जो जितने भी हैं बीबीसी ये जहां जाएंगे दुनिया में वही काम करेंगे, क्योंकि बाप दादे भी वही करते थे ना। इनके बाप दादे, उनके परदादे दुनिया में घूम घूम के चोरी ही कर रहे थे, डकैतियां ही डाल रहे थे, अत्याचार ही कर रहे थे, लोगों की हत्याएं ही कर रहे थे। तो इस तरह के जो कहते हैं ना कि पशु प्रवृत्ति के जो लोग हैं, ये कैसे बर्दाश्त करेंगे कि भारत जो है वो चंद्रयान इंडिया का जो है वो पहुंच गया, सक्सेसफुल हो गया, वो मार्स मिशन इंडिया ने कंप्लीट कर लिया। वो उनसे बर्दाश्त नहीं होता है। टकर कार्लसन है फॉक्स न्यूज वाला, फॉक्स न्यूज के, इंडिया में भी एक बहुत बड़ी उनकी फैन फॉलोइंग है, स्पेशली जो राइट विंग है वो उनको बहुत पसंद करता है। उन्होंने जब अभी इनकी जो क्वीन एलिजाबेथ मरी थी तो उन्होंने एक वीडियो किया, उन्होंने दिखाया कि उन्होंने फोटो दिखाई छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस की, मुंबई की, और उन्होंने कहा कि आप ये देखिए, इसके जैसी 70-75 साल में भारत कोई दूसरी बिल्डिंग नहीं बना पाया। Here's the train station the English built in Bombay, for example. There's nothing like that in Washington, D.C. right now, much less in Kabul or Baghdad. Today, India is far more powerful than the UK, the nation that once ruled it. And yet, after 75 years of independence, has that country produced a single building as beautiful as the Bombay train station that the British colonialists built? पहली बात तो वो बिल्डिंग ब्रिटिशर्स ने बनाई थी। छत्रपति शिवाजी महाराज का टर्मिनस का जो रॉ मटेरियल वो भारत का, उसका लेबर भारत का, उसमें काम करने वाले बाकी लोग भारत के, उसमें पैसा भारत के टैक्स पेयर का, जमीन भारत की, सब कुछ भारत का। और बनवाया किसने है? अंग्रेजों ने। वही सेम हाल ताजमहल का है। संगमरमर भारत का, लेबर भारत का, आर्किटेक्ट भारत का, जमीन भारत की, पैसा भारतीय टैक्स पेयर का। बनवाया किसने है? शाहजहां ने। अरे अपने सर पे रख के क्वीन एलिजाबेथ और विक्टोरिया टर्मिनस यहां पे लेके आई थी बॉम्बे में, या ताजमहल मुगल अपने शाहजहां अपने सर पे लेके आया था? अगर मुगल इतने बड़े आर्किटेक्ट थे तो कितने ताजमहल अफगानिस्तान में बनवा लिए इन्होंने? मुझे इस चीज का जवाब चाहिए। कितने कुतुब मीनार, कितने ताजमहल, कितने लाल किले अफगानिस्तान में? एक भी नहीं। और मुगल्स का स्ट्रक्चर भी यही 2-4 स्ट्रक्चर है, बाकी तो कब्रें हैं ना। ताजमहल खुद एक मकबरा ही तो है। मतलब उसको आप रोमांटिसाइज करके चाहे जो बना दीजिए। एनीवे, वो हमारा आज का टॉपिक नहीं है। आप देख लीजिए कि अंग्रेज जितने भी इंडिया में डिपार्टमेंट्स में काम करते थे, ये सारे डिपार्टमेंट्स कौन थे? रेलवे, रेडियो और डिफेंस। इंडिया में आज की डेट में भी सबसे ज्यादा जमीनें किस डिपार्टमेंट के पास है? रेलवे, रेडियो, डिफेंस। सबसे प्राइम प्रॉपर्टीज किन डिपार्टमेंट्स के पास है शहरों के अंदर? रेलवे, रेडियो, डिफेंस। बॉम्बे आप चले जाइए, मुंबई में कोलाबा में आपको जितनी प्राइम प्रॉपर्टीज है, रेडियो क्लब हो गया, बैरल हाउस हो गया, जंजीरा हो गया, ये सब जितने भी हैं, ये किनके पास हैं? ये रेडियो के पास। भाई इंडियन जो पहले बीबीसी अब चैनल बन गया ना, पहले तो रेडियो ही था। ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन वाज द रेडियो एसेंशियली। तो वो रेडियो क्लब वहां पे जो है, उसकी लोकेशन और उसका सब कुछ जो है ये आपके ताज होटल से बेटर है। रेडियो क्लब, हाँ, पास में ही है उसके। मैं आपको बता रहा हूं, आप इस तरह के जितनी भी इनकी देखेंगे। अब वो अंग्रेज आते थे यहां पे, रेलवे के बंगलोज बनवाते थे। आप आज भी देख लीजिए, रेलवे के अधिकारी हैं वो जिन बंगलोज में रहते हैं वो कितने बीघों में होते हैं, एकड़्स में। डिफेंस के पास कितनी जमीन है सबको पता है। उसके बाद आप इनको देख लीजिए। तो ये क्यों है? एसेंशियली बिकॉज ब्रिटिशर्स जो थे वो उनके ऑफिसर्स इन डिपार्टमेंट्स के, इन विभागों के, वो सारे ब्रिटिश होते थे, इंडियन नहीं होते थे। इनके जो ऑफिसर्स होते थे इन विभाग के, वो सारे के सारे ब्रिटिश होते थे, एसेंशियली इंडियन नहीं होते थे। तो ये सारा का सारा इनका है। अब उनको छोड़ के जाना पड़ा। कष्ट है। आते थे इंग्लैंड से, आते थे यहाँ याशी करते थे, इंडियन टैक्स पेयर के पैसे पे हिंदुस्तानियों का खून चूस करके मजे मारते थे यहाँ पे, और फिर लौट करके लंदन में बोस्ट करते थे। तो वो कैसे बर्दाश्त करें कि इंडिया इतना कुछ अचीव कर रहा है? नहीं बर्दाश्त होगा।
इंडिया की आबादी 140 करोड़ है, 142 करोड़। 142 करोड़ की आबादी में भारत सरकार हर एक गरीब आदमी को 5 लाख रुपए का मुफ्त हेल्थ इंश्योरेंस दे रही है। आयुष्मान योजना। आयुष्मान योजना में 5 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस हर एक भारतीय का है जो गरीब है। जो गरीब है। वो अपने यहां दे रहे हैं। ये अमेरिका में होमलेसनेस खत्म नहीं हो रही, इनसे चोरी डकैती हो रही है, खत्म नहीं हो रही, पुलिस कंट्रोल नहीं हो रही, मास शूटिंग्स कंट्रोल नहीं हो रही। एक ऐसा समाज नहीं निर्माण कर पाए पिछले अपने सो कॉल्ड 200 साल की डेमोक्रेसी में, जहां पे गोरा अफ्रीकन अमेरिकन को और अफ्रीकन अमेरिकन गोरे को एक्सेप्ट कर ले। कॉलेजेस में, स्कूल्स में जाकर के लोग इतने डिप्रेस्ड और फ्रस्ट्रेटेड हैं कि फायर ओपन कर देते हैं। एक ऐसा समाज आप नहीं बना पाए जहां पे कंपैशन हो, जहां पे स्नेह हो। आप भारत के लोगों को लेक्चर दे रहे कि भारत एक बिल्डिंग नहीं बना पाए। अरे आकर के अंबानी का मकान देख के जाओ ना। तुम यही कह रहे हो ना 75 साल में। अंबानीज हाउस इज वर्ल्ड्स मोस्ट एक्सपेंसिव हाउस। दुनिया का सबसे महंगा घर इंडिया में है। उसकी जो टोटल मार्केट वैल्यूएशन है वो 10,000 करोड़ रुपए है। अच्छा। 10,000 करोड़ का एक भी मकान ना पूरे यूके में है ना पूरे यूएस में है। इवन यूके का भी जो सबसे महंगा मकान है वो एक इंडियन ओन करता है। आपने सुना होगा वो जो स्टील इंडस्ट्रीज के मित्तल है, लक्ष्मी मित्तल। ही ओन्स द मोस्ट एक्सपेंसिव हाउस इन यूके। अब कोई अब फैक्ट चेंज हुआ होगा मुझे नहीं पता, एज फार एज कुछ साल पहले तक यही था। इवन यूके का जो पीएम है वो इंडियन है अभी फिलहाल। जो आपका प्राइम मिनिस्टर है, इज एथनिकली एन इंडियन। तो ये चीजें इनसे नहीं बर्दाश्त होंगी। ये भारत के ऊपर बात करते हैं। आपको पता है यूके की खुद की आबादी कितनी है? बहुत नॉमिनल, इंडिया के एक स्टेट के बराबर भी इंडिया पूरे यूके की, जो पूरे इंग्लैंड की आबादी है वो यूपी की आबादी का भी आधे का भी ऑलमोस्ट आधा है। 6.5 से 6.25 करोड़ आबादी है टोटल यूके की, जिसमें से कि 1,36,00,000 लोग गरीब हैं यूके में। यूके में इधर हमें पता ही नहीं था, वहां गरीब भी रहते हैं। 6.25 करोड़ की आबादी में 1,36,00,000 गरीब लोग हैं। गरीब पूंजीवादी। तो अपने यहां पहले लोगों को रोजगार दे ले। और ये अंग्रेज ये कहते हैं कि आप 75 साल में नहीं बना पाए। ये अंग्रेज जब से भारत से गए हैं तब से उन्होंने कितने स्ट्रक्चर बना लिए जो आजादी से, भारत की आजादी से पहले बनाए थे यूके में। कितने बिग बैन इन्होंने आजादी के बाद बनाए हैं भारत की। इन्होंने जो ब्रिटिश म्यूजियम है, कितने ब्रिटिश म्यूजियम जैसे स्ट्रक्चर्स इन्होंने आजादी के बाद बनाए हैं भारत की, बताएं ना मुझे। लंदन ब्रिज जैसे कितने स्ट्रक्चर इन्होंने भारत की आजादी के बाद बनाए हैं, भारत से जाने के बाद। पैसे का फ्लो, भारत से जाने के बाद पैसे बंद हो गए ना, तो बेचारे बना नहीं पा रहे। उसकी टीस तो रहेगी। वो टीस है, थी, हमेशा रहेगी। हमें तो लोगों को बुरा लगता है, मुझे नहीं बुरा लगता। मैं तो खुश होता हूं, मुझे हंसी आती है इनको देख के। मैं एंजॉय करता हूं जब ये कलपते हैं भारत का विकास देख करके, और उसके बाद जब इस तरह से जाहिलों जैसी बातें करते हैं तो मैं तो हंसता हूं इनके ऊपर। बहुत से लोग नाराज थे मुझे कल, बहुत से लोगों ने कहा आप ट्वीट करिए, मैंने नहीं किया। मैंने कहा मैं नहीं ट्वीट करूंगा। मैंने कहा ये अटेंशन ही तो चाह रहे हैं, क्यों देना है इनको। वो एक मूवी आई थी ना वो अनिल कपूर की, जो मजनू भाई बना था शायद, वेलकम। हाँ, उसमें वो कहता ना कि बोलने दे, दुख हुआ है बेचारे को। ठीक है, तो हमको भी वैसे ही करना चाहिए, बोलने देना चाहिए। दुख हुआ है बेचारों को, बर्दाश्त नहीं हो रहा। और दूसरे हमारे पड़ोसी हैं पाकिस्तान वाले, वो जब चंद्रयान 2 फेल हुआ था लास्ट मोमेंट पे तो बड़े खुश हो रहे थे। वो डब्बू चौधरी ट्वीट कर रहा था, और वो साइंस का मिनिस्टर था उसने। अच्छा, वो खुद साइंस का ऐसा मिनिस्टर था जिसने अपने पूरे टेन्योर में सिवाय एक वो बैटरी वाली ई रिक्शा होती है ना हमारे यहाँ चलती है, वो 5-5 2-2 रुपए लेके, मेट्रो, हाँ, जो मेट्रो स्टेशन के बाहर लगी होती है बैटरी वाली ई रिक्शा, उसने पाकिस्तान में बैटरी वाली ई रिक्शा इंट्रोड्यूस कराई थी। वो भी मतलब ऐसा नहीं कि वो आम लोगों के लिए, नहीं, वो एक्सपेरिमेंट करके उन्होंने कॉन्ग्रेचुलेट किया था। हमारे देश के साइंटिस्टों ने बड़ा मेहनत किया और ई रिक्शा बनाई है। और मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये डब्बू चौधरी का ये अचीवमेंट था साइंस मिनिस्टर। डब्बू चौधरी मतलब फवाद चौधरी। फवाद चौधरी,
आप लोगों ने डब्बू नाम रख दिया है उसका। हाँ, मतलब वो एज अ साइंस मिनिस्टर वो इस चीज पे उसको अचीवमेंट मान रहा था कि मैं कॉन्ग्रेचुलेट, उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ उस मुल्क के साइंटिस्ट को कि भाई उन्होंने ई रिक्शा बनाई है। कैन यू इमेजिन? वो कमेंट कर रहे थे चंद्रयान 2 के ऊपर। अब आज आप देख लीजिए, अब वो एक पाकिस्तानी का किसी ने भेजा था मुझे, तो उसमें वो कहता कि यार हमको चांद पे जाने की क्या जरूरत है, हम पहले से ही चांद पे हैं। तो बोलते हैं कि भाई साहब हम कैसे चांद पे हैं? तो कहते हैं अरे चांद पे गैस है? बोलता है नहीं। चांद पे पानी है? कहता है नहीं। क्या चांद पे बिजली है? कहता नहीं। तो क्या ये सब तो हमारे यहाँ भी नहीं है? तो चांद में और पाकिस्तान में क्या अंतर है? सो ये हमारे पाकिस्तानी भी जो है वो चांद पे ही हैं। अच्छा, अगर ये मैं इनको सजेशन दूंगा, हमने जब पाकिस्तान के वो 76 साल पार्टीशन के बाद का हमने जो वीडियो किया था उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि क्या कुछ बदला है इंडिया पाकिस्तान में। हमने कंपैरेटिव स्टडी की थी जिसमें हमने एक पॉइंट उठाया था कि भारत जो है वो चांद पे जा रहा है और उनके झंडे पे चांद है। तो पाकिस्तान तो खैर किसी लीग में नहीं। देखिए हमारा कंपटीशन आज की डेट में नासा के साथ है, हमारा कंपटीशन बाकी दुनिया की जो चाइनीज एरोस्पेस इंडस्ट्री है उसके साथ है। तो और हम सक्सेसफुली इन सबको हम बीट कर रहे हैं। और हम बीट सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलॉजी में नहीं कर रहे हैं, हम इनको बीट कॉस्ट इफेक्टिवनेस में भी कर रहे हैं। हमारे जो मिशंस हैं, चाहे वो मार्स मिशन हो चाहे लूनर मिशन हो, वो सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलॉजी वाइज बहुत एडवांस्ड है ऐसा नहीं है। वो बहुत कॉस्ट इफेक्टिव, बहुत सस्ते भी हैं, वो हर एक इंसान अफोर्ड भी कर सकता है। आप एक दवा बनाते हैं लेकिन वो दवा कोई अफोर्ड ही नहीं कर सकता। अगर या वो दवा बहुत महंगी है, सिर्फ अमीर लोग अफोर्ड कर सकते हैं, तो वो दवा बना भी ली आपने तो कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया है। लेकिन अगर आपने वही दवा 5 रुपए में 10 रुपए में अगर आपने बनाई और एक आम इंसान उसको 10 रुपए में अफोर्ड कर सकता है, तभी उसकी यूटिलिटी है, तभी वो जनहित में यूज काम में आ पाएगी। इसलिए आप देखिए मेजॉरिटी ऑफ जो नासा की जितनी भी अचीवमेंट्स रही हैं पिछले इतने सालों में, 70 सालों में, वो ज़्यादातर मिलिट्री यूजेस के लिए इस्तेमाल हुई हैं, मिलिट्री पर्पस के लिए इस्तेमाल हुई हैं, इंटेलिजेंस के लिए इस्तेमाल हुई हैं। ह्यूमैनिटी के लिए नहीं। वो लोगों के लिए वो बाद में आती हैं, मतलब वो टेक्नोलॉजी आ जाती है फिर 10 साल 15 साल 20 साल बाद वो फिर आम लोगों के पास जाती है। क्योंकि जब तक वो उस 15-20 साल के दौर में क्या होता है कि उसके ऊपर बहुत ज़्यादा R&D नहीं हुई होती, तो उसको वो महंगी बहुत होती है, तो आम लोगों को दे नहीं सकते आप। तो जब तक वो R&D चलती है, जब वो कॉस्ट इफेक्टिव हो जाती है, तब जाकर के वो 15-20 साल बाद वो आम लोगों के पास जाती है। तो इंडिया की जो इसरो का जो बहुत बड़ा अचीवमेंट है वो ये है कि इंडिया कॉस्ट इफेक्टिव